अध्याय 299 प्रोजेश की दुर्घटना धड़कन टिल्ड। अंधेरी भूमिगत रेल सुरंग में इन्फिनिट ट्रेन के स्वचालित दरवाजे सरक कर खुल गए। काले रंग के लोन वुल्फ एस पावर आर्मर पहने राघव प्रवेश द्वार पर बाहर निकला। उसका नाइट विजन सिस्टम और स्मार्ट लक्ष्य अधिग्रहण सिस्टम स्वचालित रूप से सक्रिय हो गया, जिससे उसे अंधेरे में लिपटी सुरंग के दोनों सिरों को स्कैन करने में मदद मिली। इस पावर आर्मर का समग्र समन्वय और सुरक्षा कवच उत्कृष्ट था। जिलान शहर में राघव ने 7वीं जांच कोर की एक मेका इकाई द्वारा उपयोग किए गए इसी तरह के मॉडल को देखा था। इसका पेंट और मॉडल थोड़ा अलग था, लेकिन कुल मिलाकर यह मोनिका के नेतृत्व वाली इकाइयों के समान ही था। ऐसे कवच से लैस सैनिक आमतौर पर विशेष अभियान इकाइयों के होते थे। ये स्टारफ्लीट में जारी मानक एक्सोस्केलेटन गियर से एक स्तर ऊपर था। और अब डार्क एनर्जी द्वारा उत्प्रेरित शारीरिक विकास के साथ इन सैनिकों के पास कम से कम इवोल्यूशन लेवल या टाइटन लेवल की युद्ध क्षमता होने की संभावना थी। फिर भी सैद्धांतिक युद्ध रेटिंग एक बात थी और वास्तविक लड़ाई दूसरी। उन राक्षसों की तुलना में मानव शरीर अभी भी अत्यंत नाजुक था। यदि आप सावधान नहीं रहे तो एक साधारण स्नो रेत भी घातक हो सकता था। उसकी पूंछ का डंक उस्तरे जैसा तेज था। राघव ने पहले इसका अध्ययन किया था। इसका घनत्व उच्च शक्ति वाले मिश्र धातुओं के बराबर था। यह विश्वास करना कठिन था कि कार्बन आधारित जीवन रूप ऐसा जैविक हथियार पैदा कर सकता है। इन लोन वुल्फ एस पावर आर्मर के साथ इन्फिनिट ट्रेन के नियमित सदस्यों को व्यापक अपग्रेड मिल रहा था, न केवल लचीलेपन और सुरक्षा में बल्कि युद्ध क्षमता में भी। नवीनतम आर्क पल्स राइफल्स के साथ मिलकर वे लगभग स्टारफ्लीट पैदल सेना के बराबर थे। उनमें केवल पेशेवर रूप से प्रशिक्षित सैनिकों जैसे सामरिक कौशल की कमी थी। एक और प्रमुख लाभ हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम था। इसके प्रभाव अनिवार्य रूप से कोल्ड डार्क रीजेंट कन्वर्टर की तरह काम करते थे, जिससे टीम के विकास में और वृद्धि हुई। साथ ही ईरी क्यूब डार्क इन्वेजन ऊर्जा से रक्षा कर सकता था, जिससे इन्फिनिट ट्रेन की विकास प्रक्रिया काफी सुरक्षित हो गई। हे राघव, कीकी उसके पीछे पीछे आए और फुसफुसाते हुए बोली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि फायर ब्रो के साथ कुछ गड़बड़ है? जब से हम यहाँ नीचे आए हैं वह अजीब व्यवहार कर रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब, वह आमतौर पर सबसे पहले शराब पीने, चाय की चुस्की लेने और दिखावा करने वाला होता है। लेकिन जब से हम इस सुरंग में आए हैं वह सामान्य रूप से शांत है। और उसने लगभग 3 अतिरिक्त परतें पहनी हुई हैं। कीकी ने त्योरियां चढ़ाईं। क्या यह अजीब नहीं है? राघव की आंखें सोच में थोड़ी सिकुड़ गईं। मुझे याद है पिछली बार जब हम एसआईआईडी फाउंडेशन की भूमिगत प्रयोगशाला में गए थे तो उसने कहा था कि उसे जमीन के नीचे रहने से नफरत है। शायद यही बात हो, जेमिनाई सेड। कीकी ने सिर हिलाया। ओह सही, अब मुझे याद आया। ठीक है, समझ में आता है। राघव और कीकी एक साथ ट्रेन से नीचे उतरे। हथियारों के डिपो के बाहर अप्रयुक्त ट्रैक पर उसने मकालू माउंटेन नंबर 1 के चालक दल द्वारा लोड किए गए ऑल्टेरन बख्तरबंद ट्रकों और नाइट स्टार विमानों के भंडारण के लिए कई परिवहन प्लेटफॉर्म स्थापित किए थे। राघव ने एक साधारण बाहरी बोगी का भी जुगाड़ किया था। एक बार जब ट्रेन रवाना हो जाती तो पिछला डिब्बा सब कुछ खींचने के लिए टो केबल का उपयोग करता, जो कि बहुत अधिक सुविधाजनक था। उसकी योजना पहले जीरो एलिमेंट सेंटर के भीतर मूल्यवान स्व टैग किए गए उपकरणों को हड़पने और बचाने की थी, फिर मारक क्षमता बढ़ाने के लिए एक नई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन बनाने के लिए वापस लौटने की थी। वे दोनों एक साथ सुरंग से होते हुए जीरो एलिमेंट सेंटर के प्लेटफॉर्म की ओर बढ़े। अब सुरक्षित गलियारे के माध्यम से उन्होंने फिर से प्रवेश किया। जैसे ही स्वचालित दरवाजे खुले, अंदर मौजूद ब्रिजेश और अन्य लोग तुरंत पीछे मुड़ गए। कैप्टन राघव ने कमरे को स्कैन किया और न केवल ब्रिजेश को देखा बल्कि घायल ऋषि और अमीन के साथ साथ लिली को भी देखा। सभी ने काले रंग का लोन वुल्फ पावर आर्मर पहना हुआ था और हॉल में इकट्ठा होकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। जब उन्होंने राघव को देखा तो वे तुरंत पास आ गए। कोई असामान्य गतिविधि नहीं है। रोबोट सभी स्वचालित दिनचर्या पर हैं। मुख्य एआई हालांकि ऑफलाइन है, इसलिए बहुत सारी त्रुटि अलर्ट आ रही थी, लेकिन कुछ भी गंभीर नहीं है। राघव ने सिर हिलाया। यहाँ 1000 से अधिक लोगों के सुप्त अवस्था में होने के कारण उसने चीजों पर नजर रखने के लिए किसी को तैनात किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्रिजेश घायल टीम के सदस्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से यहाँ आएगा। कैप्टन राघव, प्रोजेश, लिली, अमीन और टीम के छोटे सदस्यों ने उत्साहपूर्वक उनका अभिवादन किया। चोटें कैसी हैं? दीपिका ने उनकी ओर देखा। वह जानती थी कि वे गंभीर रूप से घायल हुए थे। ऑटोमेटेड मेडिकल पॉड द्वारा आपातकालीन मरम्मत किए जाने के बावजूद कुछ चोटें इतनी जटिल थीं कि मैकेनिकल पुनर्निर्माण के बिना उनका ठीक होना मुश्किल था।
वे सभी मौत के कगार पर थे और अब भी मेटल स्किन एबिलिटी वाला मांसल शरीर वाला बुद्धदेव अभी तक होश में नहीं आया था। ज्यादा बुरा नहीं है, लिली और अमीन ने आभार व्यक्त करते हुए कहा। हाँ, सब आपके मेडिकल पॉड की बदौलत है कैप्टन। कीकी उड़कर कंट्रोल टर्मिनलों की एक कतार के पास गई और उतार चढ़ाव के आंकड़ों को घूरने लगी। ऐसा लगता है कि उनके मस्तिष्क तरंगों की गतिविधि का स्तर काफी गिर गया है। बिल्कुल, राघव ने समझाया, जब आप पहुंचे तो आपने उस बात का अंत सुना जो मैं टीम को बता रहा था। ब्लॉकिंग सीक्वेंस को फिर से सक्रिय करने से पहले हाइव पॉड्स में सभी के मस्तिष्क तरंग संकेतों का उतार चढ़ाव 98% से नीचे गिर गया था और 1 दर्जन से अधिक लोग ब्रेन डेथ, मस्तिष्क मृत्यु के लक्षण दिखा रहे थे। जेमिनाई सेड। दीपिका कांच की दीवार के पास गई और ऊपर केंद्रीय हाइव क्लस्टर की ओर देखने लगी। षटकोणीय पॉड्स अभी भी नीली रोशनी से चमक रहे थे और अंदर बैठा हर व्यक्ति शांतिपूर्ण नींद में लग रहा था। सफेद फंगल थ्रेड्स, कवक धागे पहले ही मानक ब्लॉकर्स द्वारा काटे जा चुके थे। ऐसा लगता है कि सिस्टम उन्हें कवक गतिविधि के साथ तालमेल बिठाकर नहीं काटता है। यह उन्हें 9 घंटे तक जुड़े रहने देता है, फिर 30 घंटे के लिए अलग कर देता है। तो मूल रूप से आधे मृतक एक साथ नहीं मरे। कीकी ने अपनी बाहें सिकुड़ते हुए कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। वे बस जुड़ाव के उन 9 घंटों को सहन नहीं कर पाए। मुझे लगा कि वे 24 घंटों या उससे अधिक समय तक उसी स्थिति में फंसे हुए थे। ये भला कैसे संभव हो सकता है? अगर वे इतनी देर तक जुड़े रहते तो वे अब तक उन फंगल हेड्स की तरह हो चुके होते। राघव ने लंबी सांस ली। ईमानदारी से कहूं तो मुझे किसी प्रकार की उच्च तकनीकी सुरक्षा की उम्मीद थी, लेकिन ये काफ़ी कच्चा और क्रूर तरीका है। तो तकनीकी रूप से ये जानलेवा नहीं है? लिली ने उत्सुकता से पूछा। शरीर तो साबुत हैं, बस 9 घंटे का आनंद, इससे कोई कैसे मर सकता है? आनंदमय 9 घंटे। राघव रूखी हंसी हंसा। 17वीं शताब्दी के यूरोप में अपराधों की सजा में न केवल क्रूर शारीरिक यातना शामिल थी, बल्कि लाफिंग पेनल्टी, हंसने वाली सजा नामक कुछ भी था। कोई खून नहीं, कोई घाव नहीं। वे व्यक्ति को कसकर बांध देते थे, उसके तलवों पर शहद या नमक मलते थे और बकरियों को उसे चाटने देते थे। अंदाजा लगाओ लोग कितनी देर तक टिक पाते थे। पैर चाटना, ये यातना में गिना जाता है। बिल्कुल, ब्रिजेश ने बीच में कहा। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। 30 मिनट के बाद लोग टूटने लगते हैं। 1 से 2 घंटे, और यह कार्डियक अरेस्ट या दम घुटने का कारण बन सकता है। बिल्कुल सही, राघव ने कहा। अब उसी पीड़ा की कल्पना मस्तिष्क के लिए करो। उच्च तीव्रता वाली मानसिक उत्तेजना अपरिवर्तनीय आघात छोड़ती है। वह पीछे मुड़ा और कंट्रोल रूम को स्कैन करना शुरू किया, ये सोचते हुए कि शुरुआत कहाँ से की जाए। यहाँ के मेंटेनेंस बॉट्स में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे सभी हाइव सिस्टम के लिए बनाए गए थे और उसके PX-05 इंजीनियरिंग रोबोट जितने उपयोगी नहीं थे। हमले के लिए उसके पास पहले से ही थंडर फाल्कन 2000 अटैक ड्रोन था, इसलिए इनकी कीमत उसके लिए केवल डिवावरिंग हड़पने के कबाड़ के रूप में थी। लेकिन सबसे पहले वह विशाल निलंबित मैकेनिकल आर्म्स, ऊर्जा प्रणालियों और सबसे महत्वपूर्ण हाई टेम्परेचर प्लाज्मा बीम कटिंग एरे को संभालना चाहता था। उसने ट्रेन में इसके बारे में सोचा था, क्या होगा अगर वह इलेक्ट्रिक ब्लेड आर्मर सिस्टम को इस एरे से बदल दे और इसे सघन रूप से व्यवस्थित कर दे। आर्क पल्स रेजोनेटर के साथ मिलकर यह इन्फिनिट ट्रेन को एक विशाल बिजली की आरा में बदल सकता है। यदि उनका सामना उन स्नो रेथस और स्नो फीन्स जैसे किसी अन्य मॉन्स्टर टाइड से होता तो वे टकराते ही टुकड़ों में कट जाते। बेशक, वर्तमान सामग्री तकनीक को देखते हुए ऐसा एरे लंबे समय तक चालू नहीं रह सकता था। इसकी बिजली की खपत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन से भी अधिक थी और जेमिनी 11R की वर्तमान बिजली आपूर्ति संभवतः कम पड़ जाएगी। फिर भी, जैसा कि कहा जाता है, आप एक बार में एक ही निवाला खाते हैं। इलेक्ट्रिक ब्लेड आर्मर सिस्टम की तरह ही राघव एक मॉड्यूल से शुरुआत कर सकता था। यदि वह डायना की AI को ट्रेन के सिस्टम रिडिजाइन में एकीकृत कर पाता तो उसके कई ब्लूप्रिंट अचानक व्यवहार्य हो जाते। समय बर्बाद किए बिना राघव ने ब्रिजेश और अन्य लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में गश्त करने का काम सौंप दिया, जबकि उसने खुद डिवावरिंग शुरू की। कीकी बोर होकर घूमने के लिए ब्रिजेश के साथ हो ली। डिवावर सफल। जोड़ 5 मैकेनिकल सोर्स पॉइंट्स, जोड़ 0 मैकेनिकल डिवावरिंग स्किल प्रोफिशिएंसी। सबसे पहले राघव ने डायना के चेसिस से पावर कन्वर्जन कैबिनेट को हड़प लिया। उसने उसका पावर चैम्बर भी ले लिया, रिचार्जिंग और शरीर की छोटी मोटी मरम्मत के लिए उपयोगी। जब वह इसे सीधे लेकर उपयोग कर सकता था तो उसे स्कैन करने और निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। येजिन शहर में प्रवेश करने के बाद से राघव अपनी नज़र में आने वाली हर चीज़ को हड़प रहा था।
अपने रिमोट डिवावर कौशल के कारण उसकी दक्षता आसमान छू गई थी और थोड़े ही समय में उसका कौशल स्तर सैकड़ों बढ़ गया था। मैकेनिकल डिवावर लेवल 4 1316 2000। उसने अनुमान लगाया कि एक बार जब वह जीरो एलिमेंट सेंटर का काम पूरा कर लेगा और हड़पने के लिए एक न्यूक्लियर पावर यूनिट खोज लेगा तो वह लेवल 5 तक पहुंच जाएगा। इससे न केवल हड़पने की गति बढ़ेगी बल्कि यह उसके इलेक्ट्रिकल सर्ज मैकेनिकल ऑगमेंटेशन को अनलॉक करने की शर्तों को भी पूरा करेगा। उसने गलियारे में एक मेंटेनेंस पैनल को खोलकर प्लाज्मा बीम एरे को खोज निकाला और फिर उसे स्कैन करना शुरू कर दिया। स्कैन प्रगति 2%। इकाई जटिल थी लेकिन बहुत विशाल नहीं थी। उसने गणना की कि इसे पूरी तरह से स्कैन करने और फिर हड़पने में लगभग 1 घंटा लगेगा। वह जल्दी से उठा और प्रोजेश के कमरे की ओर चल दिया। वह क्षमताओं को विकसित करने के बारे में उससे सलाह लेना चाहता था। आखिर इस शख्स को हमेशा से शक्तियों पर शोध करना पसंद था और जिलान शहर की हालिया रक्षा लड़ाई में उसके द्वारा उपयोग किया गया नया कौशल पहले की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था। ये स्पष्ट था कि उसने काफ़ी प्रगति की थी। जेमिनाई सेड। जैसे ही राज दरवाजे पर पहुंचा उसने प्रोजेश को अंदर पालथी मारकर बैठे और चाय की चुस्की लेते हुए देखा। एक सतर्क हलचल के साथ प्रोजेश ने अपनी आस्तीन नीचे खींच ली। उसके चेहरे पर बेचैनी की एक हल्की लकीर तैर गई। तुम्हें कुछ चाहिए? ओह मैं बस। राज ने अपना सिर खुजलाया। प्रोजेश को भारी परतों में लिपटा देख उसे अजीब लगा लेकिन उसने बात आगे नहीं बढ़ाई। इसके बजाय उसने अपने आने का कारण बताया। मैं बस आपसे अपनी ब्लड क्यूई एबिलिटी के संभावित विकास की दिशाओं के बारे में पूछना चाहता था। क्या फीनिक्स के मैनुअल में पहले से ही सुझाव नहीं दिए गए थे? प्रोजेश ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। उसकी निगाहें धुंधली पड़ रही थीं। राज ने बोलना शुरू किया लेकिन गौर किया कि प्रोजेश थोड़ा उदास लग रहा था। ठीक है फिर, उसने जल्दी से कहा। वह जाने के लिए मुड़ा लेकिन फिर हिचकिचाया। हे प्रोजेश, अगर कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो उसे ज़्यादा गंभीरता से मत लो। राघव ने मुझे कुछ समय पहले सफ़ेद शराब की एक बोतल दी थी। मैंने उसे बचा कर रखा है। क्या तुम एक पैग लेना चाहोगे? कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोजेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। जैसे ही राज जाने के लिए मुड़ा प्रोजेश के चेहरे के हाव भाव एक अनचाहे संघर्ष में बदल गए। अचानक वह बोल पड़ा, तुम्हारी ब्लड क्यूई एबिलिटी अपनी मजबूत पुनर्योजी शक्ति के लिए जानी जाती है। तुम्हारी रक्त ऊर्जा जितनी मजबूत होगी तुम्हारी ताकत उतनी ही अधिक होगी। इसका मतलब है कि तुम्हारे शरीर में अविश्वसनीय रूप से उच्च जीवन शक्ति है। कठोर वातावरण, डार्क इन्वेजन और तंत्रिका पक्षाघात के प्रति तुम्हारा प्रतिरोध दूसरों की तुलना में अधिक होना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास ब्लैक स्मोक या ईरी ब्लड क्रिस्टल्स के विषाक्त पदार्थों के प्रति भी उच्च प्रतिरोध क्षमता हो सकती है? बेशक, ये सिर्फ मेरा अंदाजा है। राज दंग रह गया। वह इसके निहितार्थ को समझ गया। हालांकि शारीरिक प्रकार की क्षमताएं कम चकाचौंध वाली लग सकती हैं, लेकिन अंधेरे में उनके जीवित रहने की सीमा काफ़ी अधिक थी। उसने सिर हिलाया। समझ गया, मैं इसे याद रखूंगा। राज के जाने के बाद प्रोजेश ने एक गहरी आह भरी और अपनी आस्तीन फिर से ऊपर उठाए। नीचे गहरे हरे काले पैटर्न उसकी कलाई पर रेंग रहे थे। महीन कवक जाल एक भयानक प्रदर्शन में उसकी त्वचा पर फैल रहे थे। ऐसा लगता है मेरे लिए ये रास्ता यहीं खत्म होता है। वह अपने सामान की ओर देखते हुए फुसफुसाया। राघव द्वारा बनाया गया चाय बनाने वाला यंत्र और रजिता की दी हुई आलीशान गुड़िया। राघव, मुझे माफ करना। इसी बीच राघव की आंखों के सामने सिस्टम इंटरफेस चमक उठा। स्कैन पूरा हुआ, ब्लूप्रिंट प्राप्त हुआ, हाई टेम्परेचर प्लाज्मा बीम कटिंग एरे डिवावर पूरा हुआ। मैकेनिकल सोर्स पॉइंट जोड़ 120। मैकेनिकल डिवावरिंग स्किल प्रोफिशिएंसी जोड़ 40। फुटिल्ड। राघव ने प्रगति से संतुष्ट होकर चैन की सांस ली। जेमिनाई सेड। जीरो एलिमेंट सेंटर के गलियारे के प्रवेश द्वार पर राघव ने सेटअप को अंतिम रूप देने में 1 घंटे से अधिक का समय बिताया था। तकनीकी रूप से यह एरे इसी गलियारे के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया था और स्कैन किए गए ब्लूप्रिंट से एक अजीब स्लाइडिंग रेल कॉन्फ़िगरेशन का पता चला। यदि वह इसे इन्फिनिट ट्रेन पर उपयोग करना चाहता था तो उसे ब्लूप्रिंट में उसके अनुसार बदलाव करने होंगे। उसने समय देखा। रात के 2 बजे बज चुके थे। उसकी गणना के अनुसार अगले मायोसेलियम एक्टिविटी पीरियड कवक गतिविधि अवधि में अभी भी 20 घंटे से अधिक का समय बाकी था। बस कुछ और बेकार उपकरणों को निपटाना है, फिर वापस जाकर गियर पर काम शुरू करना है। डिसअसेंबली सेंटर में सामग्री लगभग तैयार थी। एक बार जब वह डायना का काम संभाल लेता तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन का निर्माण शुरू कर देता। इसके अलावा कार नंबर 11 में अभी भी एक मैकेनिकल आर्म की कमी थी और फिर वह बुलेट प्रेसिंग मशीन भी थी।
जैसे जैसे वह मन ही मन चीजों को व्यवस्थित कर रहा था, उसने यहाँ से निकलने के बाद सन कॉन्यॉय को इन्फिनिट ट्रेन के साथ मिलाने के बारे में सोचा। ब्रिजेश और दीपिका भरोसेमंद लोग थे। अंकल हेमंत और अन्य सेवानिवृत्त सैनिकों ने उनकी सुरक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ब्रिजेश और अन्य लोगों ने राघव के साथ चलने के लिए अपने पूरे काफिले को एक ट्रेन में बदल दिया था। इस तरह की ईमानदारी को वह ठुकरा नहीं सकता था। इसके अलावा उसे अपनी शक्ति बढ़ाने की जरूरत थी। अंधेरा सुबह को निगलता जा रहा था, हालात और भी कठिन होने वाले थे। अधिक लोगों को साथ लाने का मतलब था अधिक उम्मीद। राघव ने सन कॉन्यॉय के बारे में छानबीन की थी। उनके पास एक इंजीनियरिंग ग्रेड परमाणु संचालित लोकोमोटिव था जो लगभग 200 मेगावाट का आउटपुट देता था। अंतर्महाद्वीपीय यात्रा के लिए यह पर्याप्त नहीं था, लेकिन कयामत जैसे इन हालातों में यह अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान था। यदि सन कॉन्यॉय पोलर नाइट ध्रुवीय रात में प्रवेश करने से बचने के लिए फीनिक्स की टीम में शामिल नहीं होता, तो वे अपने सभी संसाधनों और वाहनों का सौदा कभी नहीं करते। इसी तरह राजू के जोकर कॉन्यॉय के हाथ भी एक ऐसा इंजन लगा था। जेमिनाई सेड सन कॉन्यॉय में कुल 11 डिब्बे थे। हालांकि उनका कवच इन्फिनिट ट्रेन के मेका कॉम्पोजिट आर्मर जितना मजबूत नहीं था, फिर भी वह काफी ठोस था। अन्यथा वे बर्फ के मैदानों को पार कर जिलान शहर तक नहीं पहुंच पाते। प्रत्येक डिब्बा मशीन गन बुर्ज और गैटलिंग तोपों से लैस था। अधिकांश अन्य हथियार मूल काफिले के सदस्यों द्वारा ले लिए गए थे, लेकिन ब्रिजेश और दीपिका ने अपने सभी छोटे हथियार बोर्ड पर स्थानांतरित कर दिए थे। ब्रिजेश के काफिले में 34 लोग थे, जिसमें ब्रिजेश खुद मुख्य केंद्र था। उसकी क्षमता बुबाई की तरह ही मॉन्स्टर आई का एक प्रकार थी। उसकी दोहरी पुतलियां ऊर्जा संचय कर सकती थीं और उसे लंबी दूरी पर विस्फोटित कर सकती थीं। मुख्य लड़ाकू बल ऋषि था, जो थंडर फिस्ट क्षमता का उपयोग करता था। ऋषि और ब्रिजेश दोनों रैम्पेज लेवल की क्षमता रखते थे। इनके अलावा 2 विशिष्ट क्लोज कॉम्बैट फाइटर्स थे, अमीन और लिली, जो दोनों आनुवंशिक रूप से संवर्धित मार्शल आर्टिस्ट थे, और पाबन नाम का एक तकनीकी विशेषज्ञ था जो सभी तकनीकी सहायता संभालता था। ये टीम ज्यादातर यूनिवर्सिटी सिटी के बचे हुए लोगों से बनी थी, जिनमें से अधिकांश इंजीनियरिंग या खेल के छात्र थे। उनकी कार्य करने की क्षमता मजबूत थी और उन्होंने अपने स्वयं के जाल और रक्षात्मक हथियार तक बना लिए थे। दीपिका और जुबिन के काफिले में अधिक लोग थे। जिलान शहर में हुए नुकसान के बाद लगभग 110 लोग बचे थे। इसके नेता जुबिन और दीपिका के जोड़े थे। जुबिन के पास एक दुर्लभ शारीरिक प्रकार की क्षमता थी। उसकी त्वचा धातु में बदल सकती थी और संवर्धित हो सकती थी, जिससे उसे मेटल वॉरबियर धातुई युद्ध भालू जैसा शरीर मिलता था। उसकी एबिलिटी रेटिंग 1100 थी। राज की 1120 थी, लगभग बराबर। दीपिका के पास भी एक क्षमता थी, लेकिन वह व्यवहारिक रूप से बेकार थी। उसे बहुत बाद में पता चला कि वह पानी के भीतर सांस ले सकती है और तैर सकती है। चूंकि वह गर्भवती थी, इसलिए वह लड़ाई से दूर रहती थी और सामरिक योजनाकार व रसद प्रबंधक के रूप में कार्य करती थी। रनिंग फॉर कॉन्यॉय के आधे लोग इंजीनियरिंग टीम से जुबिन के पुराने सहकर्मी थे, जिनमें से अधिकांश परिवारों के साथ थे। नेक दिल होने के कारण उन्होंने कई फंसे हुए जीवित बचे लोगों को बचाया था, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जिनका कोई खास लड़ाकू मूल्य नहीं था, जैसे कई महिलाएं और बच्चे। जब तक वे जिलान पहुंचे, उनके पास 20 से अधिक बच्चे थे, जिनकी उम्र 3 से 10 वर्ष के बीच थी। तो कुल मिलाकर काफिले के मुख्य लड़ाकू जुबिन, लगभग 30 मजबूत और गठीले शरीर वाले कर्मचारी और कुछ अन्य लोग थे जो बाद में शामिल हुए थे। 110 लोगों में से लगभग 60 लड़ सकते थे, जबकि बाकी महिलाएं और बच्चे रसद और अन्य व्यवस्थाएं संभालते थे। अब सभी 144 लोग सन कॉन्यॉय की ट्रेन में रहते थे। यह उनके पिछले सेटअप से कहीं बेहतर था, लगभग एक चलते फिरते घर जैसा। इन्फिनिट ट्रेन के मूल चालक दल को मिलाकर उनके पास अब लगभग 180 लोग हो गए थे। 100 सूट्स के साथ अपग्रेड करने के बाद उनके पास अब 140 सूट थे, जो बच्चों और कुछ सहायक कर्मचारियों को छोड़कर लगभग सभी को लैस करने के लिए पर्याप्त थे। निश्चित रूप से यह एक शक्तिशाली बल था। जब राघव गेट स्कैनर को हड़पने में लगा था, तब वह गहरे विचारों में डूबा हुआ था। तभी अचानक उसके कम्युनिकेटर पर एक आवाज गूंजी, कैप्टन राघव, यहाँ कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत रुका, खड़ा हुआ और उसने कीकी को जगाया, जो उसके पीछे ऊँघ रही थी। वे दोनों तेजी से गोलाकार मार्ग के सुदूर छोर की ओर दौड़े। जल्द ही उन्होंने देखा कि ब्रिजेश, अमीन और लिली ने सफेद क्रायोस्लीप सूट पहने एक महिला को घेर रखा था, जो स्पष्ट रूप से पास के ही एक सर्वाइवल पॉड एलिवेटर से बाहर निकली थी। वह बिखरी हुई लेकिन अजीब तरह से साफ सुथरी दिख रही थी। फर्श पर लेटी हुई यांत्रिक ऐंठन से कांप रही थी। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और वह बार बार चिल्ला रही थी, डायना, डायना।
बटलर, बटलर। राघव पास आया और उसने उसके चेहरे और सिर पर टूटे हुए कवच जाल के हल्के निशान देखे। उसके चेहरे के भाव कठोर हो गए और उसने प्रहार करने के लिए अपना हाथ उठाया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, कीकी ने अचानक आवाज दी, राघव, रुको, हिलो मत। वह उसकी ओर मुड़ा तो देखा कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। अपनी बाहें सिकोड़ते हुए उसने एक पल लिया और फिर कहा, मैं इसे जानती हूँ। अध्याय 300, बेड़े का उन्नयन। वुटिल्ड। छत्ते के विशाल केंद्र में अनगिनत मेंटेनेंस ड्रोन धीरे धीरे तैर रहे थे। ऊपर सफेद रंग की एक हाईटेक मैकेनिकल आर्म घूम रही थी और प्रत्येक स्तर के विभाजन पर रुककर स्वचालित रूप से काम कर रही थी। गोलाकार निगरानी हॉल के भीतर केबिन एलिवेटर के पास एक महिला जमीन पर दुबकी हुई थी और किसी नशेड़ी की तरह काम रही थी। उसके शरीर से कुछ टूटे हुए कवच के धागे गिर गए थे और जब उसका सिर उनसे टकराया तो वे बिखर गए। वे अब सक्रिय नहीं लग रहे थे। कीकी की बातों ने ब्रिजेश सहित सभी के चेहरे के हाव भाव सदमे में बदल दिए। राघव ने उसकी ओर देखा। तुम इसे जानती हो? कीकी ने भौहें सिकोड़ते हुए सिर हिलाया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस महिला का नाम सुहृद्रता होना चाहिए। उसने राघव की ओर देखा, उसका स्वर थोड़ा अप्रसन्न था। वह उस पिता के भाई की पत्नी है? राघव ने पूछा, सगा भाई? हाँ, तो इसका मतलब है कि वह तुम्हारी चाची हुई है ना? राघव ने कहा। कीकी ने कंधे उचकाए। एक तरह से। मुझे उनमें से किसी के बारे में ज्यादा याद नहीं है, लेकिन यह वाली शायद ठीक है। अपनी पृष्ठभूमि के कारण कीकी का वेन के परिवार के प्रति बहुत कम लगाव था और वह उनसे संपर्क करने से बचती थी। दूसरी ओर वेन के परिवार ने इस नाजायज बेटी के साथ हमेशा ठंडा और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया था। लेकिन चूंकि ये दूसरी चाची अपेक्षाकृत दयालु थी, इसलिए कीकी को वे याद थीं और वह उन्हें पूरी तरह नापसंद नहीं करती थी। राघव समझ गया। वह कीकी की पृष्ठभूमि जानता था। उसके जैविक पिता अल्फा स्क्वाड ग्रुप के अध्यक्ष थे, जो हरिपुर के सबसे शक्तिशाली समूह के प्रमुख थे। सर्वनाश के दिन से पहले अल्फा स्क्वाड ड्रैगन राष्ट्र के शीर्ष रियल एस्टेट साम्राज्यों में से एक और वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 शिपिंग समूहों में शामिल था। तकनीकी रूप से नाजायज होने या न होने से फर्क नहीं पड़ता। यदि सर्वनाश न हुआ होता तो कीकी उच्च समाज की कुलीन उत्तराधिकारी होती। यदि यह महिला वास्तव में उसकी चाची थी तो उसे वेन परिवार की एक केंद्रीय हस्ती होना चाहिए था। ऐसे व्यक्ति का यहाँ दिखाई देना कम से कम संदिग्ध तो था ही। वह महिला फर्श पर लगातार ऐंठन से तड़प रही थी। उसने सफ़ेद रंग का एक कपड़ा पहना हुआ था, यदि उसे कपड़ा कहा जा सके। वह लैब कोट के कपड़े के 2 टुकड़ों जैसा लग रहा था, जिससे शरीर बमुश्किल ढका था। वह लगभग नग्न अवस्था में फर्श पर थरथरा रही थी। तभी कीकी ने राघव को कोहनी मारी और उसे घूरते हुए कहा, तुम क्या ताक रहे हो? राघव ने अपनी भौहें सिकुड़ी और कीकी की ओर इशारा किया। उसके सिर पर अभी भी कवक के धागे हैं। वह पहले से ही एक फंगल कॉप्स कवक लाश हो सकती है। तो क्या इसे खत्म कर दूं? कीकी ने दोटूक अंदाज में पूछा। राघव ने कुछ पल के लिए निरीक्षण किया। अपनी ऐंठन के बावजूद उस महिला के जीवन के लक्षण सामान्य लग रहे थे। साथ ही यहाँ एक रिश्तेदार का मिलना थोड़ी सावधानी बरतने के लायक था। वह समूह की ओर मुड़ा। अभी के लिए दूरी बनाए रखें। उसने अपना हाथ उठाया और यांत्रिक रोशनी टिमटिमा उठी। कुछ ही क्षणों में उसने एक पारदर्शी मैकेनिकल आइसोलेशन पॉड तैयार कर दिया। फिर कीकी से कहा, इसे इसके अंदर डालो। कीकी संकेत समझ गई और उसने सुहृद्रता को पॉड के अंदर ले जाने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किया। इसके बाद राघव ने अपने कम्युनिकेटर का उपयोग किया और रिया को बुलाया। जब ये काम हो गया तो राघव कीकी की ओर मुड़ा और बोला, तुम्हारे पिता डॉन प्रोजेक्ट में शामिल हुए, लेकिन तुम्हारी दूसरी चाची डिसइंफेक्शन के क्रिम्सन वर्ल्ड की सदस्य बन गईं और अमर होने की कोशिश करने लगीं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अजीब है? अजीब तो है, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं है। कीकी राघव की ओर मुड़ी, उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। लेकिन मैं जानती हूं कि तुम्हारा इशारा किस तरफ है। राघव ने सूक्ष्मता से सिर हिलाया। उसने पूनम और कीकी ने पहले ही चर्चा कर ली थी कि एक बार जब वे येजिन शहर के एबिस जोन नंबर 5 से बच निकलेंगे तो उसका अगला कदम यूनाइटेड ट्रेन से अलग होकर हरिपुर की ओर बढ़ना होगा। ओशनिक रेल में प्रवेश करने से पहले उसे कई तैयारियां करनी थीं। मुख्य कार्यों में से एक था ट्रेन के ड्राइव सिस्टम चालन प्रणाली को अपग्रेड करना। ऑल्टैरन ड्राइव में अपग्रेड करने से ऊर्जा की खपत अधिक होगी और गति कम हो जाएगी, लेकिन इससे इन्फिनिट ट्रेन को रेल की पटरियों से हटकर भी चलने की अनुमति मिलेगी, जिससे उन्हें अधिक गतिशीलता प्राप्त होगी। इस बात की संभावना थी कि वे लेसर ओशनिक रेल का रास्ता अपनाएंगे, जिसका अर्थ था कि उन्हें पानी या समुद्र की सतहों पर भी काम करने की आवश्यकता हो सकती है।
यदि वे ध्रुवीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे तो दो विकल्प थे। एक रास्ता क्विंग भूजलडमरू मध्य से होकर जाता था, जो कई उत्तरी अमेरिकी सूक्ष्म महाद्वीपों के माध्यम से होता हुआ व्हाइट ओशन से दक्षिण की ओर जाता था, लेकिन इसके लिए एक विशाल फेरी की आवश्यकता होती यदि रेल की पटरियां सुरक्षित न हों। दूसरा रास्ता सीधे लेसर ओशनिक रेल के माध्यम से प्रशांत महासागर को पार करना था, जो एक व्यापक विस्तार को कवर करता था लेकिन संभावित रूप से कम जोखिम भरा था, क्योंकि इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। हरिपुर दुनिया के सबसे छोटे कक्षीय ट्रेन निर्माण अड्डों में से एक था और ड्रैगन राष्ट्र के परमाणु भौतिकी संस्थान का घर भी था। ये कीकी का गृहनगर और अल्फा स्क्वाड ग्रुप का मुख्यालय भी था। चाहे वह ड्राइव अपग्रेड के लिए हो या उनकी हाइस्ट कपल प्लान के लिए, राघव को वहां जाना ही था। जल्द ही रिया वहां पहुंच गई। सुरक्षा के लिए राज और एलेक्स भी निगरानी हॉल में आ गए। बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं निगरानी हब के डेटा का अध्ययन करने वापस गई थी और मुझे कुछ अजीब मिला, रिया ने अंदर आते ही तेजी से कहा। जी गुई के रहस्यमयी व्यक्ति के बारे में सुनकर वह तुरंत एक पोर्टेबल मेडिकल पॉड के साथ एक न्यूरल ब्रेनवेव स्कैनर भी ले आई थी। राज अपने साथ हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम लाया था। मैं इसे भी साथ लाया हूं, बस सावधानी के तौर पर। क्या समस्या है? राघव ने तुरंत पूछा। रिया आइसोलेशन पॉड के पास गई, मल्टी फ्रीक्वेंसी बायो रे लैम्प से महिला के सिर को स्कैन किया और फिर डिवाइस को वापस रख दिया। उसने पॉड खोला और सुमी को महिला को पकड़ने का इशारा किया, फिर सुहृदता से ब्रेनवेव मॉनिटर जोड़ना शुरू किया। रजिता की कही एक बात ने मुझे प्रेरित किया। जब मैंने जीवित बचे विषयों के ब्रेनवेव डेटा का विश्लेषण किया तो मुझे एक विचित्र पैटर्न दिखाई दिया। जब उनका मस्तिष्क 200 हर्ट्ज और 70 माइक्रोवोल्ट से अधिक की वाई गामा तरंगें पैदा करता है तो यह एक सिंक्रोनस इंटरफेरेंस बनाता है जो साधारण मतिभ्रम से बहुत अलग है। एक शब्द भी समझ नहीं आया, कीकी ने मुंह फुलाते हुए बुदबुदाया। अगर इस व्यक्ति को थोड़ी सी भी चेतना वापस आती है तो वह समझ जाएगी, रिया ने उत्तर दिया। समझ गया, राघव ने सिर हिलाया। तुम दोनों इस पर नजर रखो, मुझे दूसरे काम करने हैं। इसके साथ ही राघव ने ब्रिजेश और अन्य लोगों को एक तरफ चलने का इशारा किया ताकि रिया के काम में बाधा न आए, और वह ब्रिजेश के साथ अपनी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हो गया। वाकई राघव, क्या हम वाकई तुम्हारे काफिले में शामिल हो सकते हैं? राघव ने सीधे मुद्दे की बात की। ब्रिजेश तुरंत उत्साहित हो गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं इसी बारे में तुमसे बात करना चाहता था। ये बहुत बढ़िया है, हम सभी तुम्हारे काफिले में शामिल होना चाहते हैं, राघव। उसके पीछे खड़ी लिली और अमीन के चेहरे भी खुशी से चमक उठे। कैप्टन राघव, हमने इस बारे में कई बार चर्चा की है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब हमारे 3 काफिले जिलिन से गुजर रहे थे तभी हमने हाथ मिलाने पर चर्चा की थी, ब्रिजेश ने आगे कहा, और फिर बिग ईगल कॉन्वॉय को याद करते हुए वह थोड़ा रुका, उसकी आंखों में दुख की एक झलक दिखी। राघव ने आह भरी और ब्रिजेश के कंधे को थपथपाया। मैं समझता हूँ, इन सब से बचने के बाद साथ मिलकर हम और मजबूत होंगे। एक बार जब हम पोलर नाइट से बाहर निकल जाएंगे तो मैं हमारी ट्रेनों को मिला दूंगा। तब मैं उनका पूरा ओवरहॉल, पूर्ण मरम्मत और अपग्रेड करूंगा। इन्फिनिट ट्रेन में वर्तमान में 16 डिब्बे थे। सन ट्रेन के 11 डिब्बों को जोड़ने से कुल संख्या 27 से अधिक हो जाएगी, जिससे इन्फिनिट ट्रेन 800 मीटर से अधिक लंबी हो जाएगी और उसकी क्षमता काफी बढ़ जाएगी। शानदार, यह अद्भुत है। ब्रिजेश रोमांचित था, उसने अपना चश्मा ऊपर धकेला। राघव, मैं अभी जाकर दूसरों को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, वह रुका और राघव की ओर देखा। ओह, वैसे राघव, एक और बात है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, राघव ने उसे बीच में ही टोक दिया। इसमें दीपिका और उसका समूह भी शामिल है। मैं उससे सीधे बात करूंगा। ब्रिजेश की आंखें चमक उठीं और उसने राहत की सांस ली। बहुत बढ़िया, समझ गया। यद्यपि वे अस्थायी रूप से ब्रिजेश के समूह के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन दीपिका का काफिला अभी भी कई सदस्यों वाली एक स्वतंत्र इकाई थी। भविष्य की गलतफहमियों से बचने के लिए राघव ने उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करना ही सबसे अच्छा समझा। सन ट्रेन एक पीले काले रंग की बख्तरबंद ट्रेन थी जो आकार में विशाल थी। यह एक उन्नत RG-10A इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और अल्फा स्क्वाड न्यूक्लियर पावर्ड कार द्वारा संचालित थी, जो इसे वास्तव में एक कयामत की ट्रेन बनाती थी। 2 इंजन कारों के अलावा इसमें एक आपूर्ति कार, शस्त्रागार और डाइनिंग कार थी। शेष 6 रहने वाले डिब्बे थे, जो इन्फिनिट ट्रेन के बहुउद्देशीय सेटअप की तुलना में बहुत अधिक स्थान प्रदान करते थे। जैसे ही राघव बोर्ड पर चढ़ा, उसे वहां रहने वालों की एक मजबूत जीवंतता महसूस हुई।
अभी अभी बोर्ड पर लाई गई रसद को पूरी तरह से स्टोर नहीं किया गया था और यात्री चुपचाप अपने व्यक्तिगत आश्रयों को व्यवस्थित कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे बिगफुट कॉन्वॉय ने पहले किया था। पहले 2 रिहायशी डिब्बों में ब्रिजेश का युवा चालक दल रहता था, एक में पुरुष और दूसरे में महिलाएं। उनकी शैलियां विशिष्ट और ऊर्जावान थीं। पुरुषों के डिब्बे में कई लोग उत्साहपूर्वक अपने नए पावर सूट के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, जबकि महिलाओं के डिब्बे में कुछ रसद व्यवस्थित करने और सफाई करने में लगी थीं और अन्य आग्नेयास्त्रों का उपयोग करना सीख रही थीं। पूरा माहौल उत्साहजनक था। उन 2 डिब्बों के आगे शेष 4 डिब्बे मूल रनिंग फार कॉन्वॉय के थे। पहले डिब्बे में बंद रहने वाले पॉड्स के साथ एक चौड़ा गलियारा था, जिससे सुचारू आवाजाही और पर्याप्त भंडारण की सुविधा मिलती थी। जब राघव सोच ही रहा था कि इस डिब्बे के रहने की जगह इतनी संकुचित क्यों है, तभी एक ऊपरी बंद के विभाजन से एक छोटा सा सिर बाहर निकला। धुंधली रोशनी में पानी भरी चमकती आंखों की एक जोड़ी ने उसे झपकाते हुए देखा और धीमी फुसफुसाहट में पूछा, भैया भैया, आप किसे ढूंढ रहे हैं? राघव ने अपनी आंखें झपकाईं। वह छोटी बच्ची केवल 4 या 5 साल की लग रही थी, जिसके छोटे कटे हुए बाल बॉब कट थे और उसका चेहरा धूल भरा लेकिन प्यारा और जीवंत था। अपनी उम्र में उसे एक खुशहाल बचपन का आनंद लेना चाहिए था, लेकिन उसके चेहरे पर एक लंबे और कठिन पलायन के निशान थे। राघव ने मन ही मन आह भरी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं ढूंढ रहा हूँ। शुश टिल्ड। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लड़की ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और फुसफुसाते हुए कहा, मम्मी। दीपिका कहती हैं। धीरे बोलो टिल्ड। ठीक है टिल्ड। राघव धीरे से हंसा और उसके लहजे की नकल की। कैप्टन राघव। तभी दीपिका की आवाज गूंजी। राघव ने ऊपर देखा और उसे रिंच और पेचकश से भरी मरम्मत किट ले जाते हुए देखा, जिसकी पीठ पर एक बड़ी बंदूक टंगी थी। वह हैरान दिखी। कैप्टन राघव, आप मुझे ढूंढ रहे हैं? मम्मी दीपिका टिल्ड। उसकी आवाज़ सुनकर चारों ओर से जिज्ञासु निगाहें उठने लगीं। एक एक करके स्लीपिंग पॉड से छोटे छोटे सिर बाहर निकलने लगे। राघव ने सिर हिलाया और बच्चों को चारों ओर देखा, फिर दीपिका की ओर इशारा किया। दीपिका ने बदले में सिर हिलाया और जल्दी से टूल किट नीचे रख दी। अपने हाथों से ग्रीस पोंछते हुए ऊपर वाली लड़की को पुकारा, डोडो, सोने का समय हो गया है। ठीक है टिल्ड। डोडो नाम की उस बच्ची ने दांत दिखाते हुए मुस्कुराया और शर्माते हुए राघव को झांका, फिर आज्ञाकारी ढंग से वापस अंदर दुबक गई। जैसे ही राघव नीचे उतरा, दीपिका ने जल्दी से कहा, हमने बच्चों को बीच के हिस्से में एक समर्पित रिहायशी डिब्बे में भेज दिया है ताकि उनकी देखभाल करना आसान हो। लेकिन ये ट्रेन हमारी पुरानी बस की तुलना में काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, इसलिए अतिरिक्त जगह अभी उस कबाड़ से भरी है जिसे हमने अभी तक व्यवस्थित नहीं किया है। खेद है कि आपको ये सब इस हाल में देखना पड़ा। जुबिन की चोट कैसी है? राघव ने पूछा। अब काफ़ी बेहतर है। दीपिका ने कृतज्ञता भरी नज़रों से राघव की ओर देखा। कैप्टन पोल्टू और उनकी टीम कुछ समय पहले जुबिन को एक और चेकअप के लिए आपकी मेडिकल बोगी में ले गए थे। उसके सभी शारीरिक लक्षण अब स्थिर हो रहे हैं। उसकी खाल मोटी है और मांसपेशियां मजबूत हैं। उसकी क्षमता भी काफ़ी तेजी से वापस आ रही है। जेमिनाई सेड। राघव ने सिर हिलाया, फिर सीधे मुद्दे की बात की और उसे ब्रिजेश के काफिले को शामिल होने के लिए दिए गए आमंत्रण के बारे में बताया। ब्रिजेश और बाकी लोग राजी हो गए हैं। मैं तुम्हें ढूंढने इसलिए आया क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा काफिला भी इन्फिनिट ट्रेन में शामिल हो सकता है। दीपिका के चेहरे के भाव एक पल के लिए जम गए। वह सदमे में राघव को ताकती रही। उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया। उसे स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं हो रहा था। राघव, कैप्टन राघव, क्या आप गंभीर हैं? तुम्हें यह विचार कुछ खास पसंद नहीं आया? राघव ने पूछा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दीपिका हैरान भी थी और रोमांचित भी, और किसी कारण से उसकी आंखें भर आईं। जुबिन, ब्रिजेश और हमने पहले इस बारे में बात की है। बात बस इतनी है कि उसने पीछे मुड़कर डिब्बे की ओर देखा, फिर बेबसी से अपने बड़े पेट गर्भावस्था की ओर देखा। मुझे बस डर है कि मैं आपकी गति धीमी कर दूंगी कैप्टन राघव। राघव के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। मैंने सुना है कि तुमने रास्ते में दर्जनों फंसे हुए बचे लोगों को बचाया है। दीपिका ने एक कड़वी मुस्कान दी। किसी के लिए भी यह आसान नहीं रहा है। अगर हम एक दूसरे की मदद कर सकें तो शायद हम सभी के जीवित रहने की बेहतर संभावना बन जाए। राघव ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे जैसे काफिले से मिलना मेरी खुशकिस्मती है। अगर मैं इस कयामत के दौर में संघर्ष कर रहा कोई जीवित व्यक्ति होता तो मैं तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति से मिलने का सपना देखता। मैं कभी ऐसा कैसे सोच सकता हूं कि तुम हमें धीमा कर दोगी। शुरुआत में राघव के पास अपनी ट्रेन में नए लोगों को स्वीकार करने के बहुत स्पष्ट मानक थे। वफादारी, उपयोगिता, उसके लिए सर्वनाश में जीवित रहने का यही एकमात्र तरीका था।
पूरी तरह से स्वार्थी होना। हर कोई एक संसाधन है। लेकिन डॉन जर्नी, सवेरे की यात्रा के बाद राघव को कुछ और समझ में आया। वे लोग जो सच्चे रिश्ते बनाते हैं, जिन्होंने अपनी मानवता नहीं खोई है और आपदा में दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, वही वास्तव में पहाड़ों पर चढ़ने और सभ्यता की मशाल को आगे ले जाने के योग्य हैं। बच्चों से भरा वह डिब्बा, हो सकता है कि वे लड़ न सकें, हो सकता है कि वे कयामत की स्थितियों में बहुत योगदान न दें, लेकिन क्या वे मासूम दिल वही नहीं हैं जिनकी रक्षा मानवता को हर हाल में करनी चाहिए? कैप्टन राघव, मैं। दीपिका क्षण भर के लिए अवाक रह गई। राघव के शब्दों ने उसे भावुक कर दिया था। अब तुम हमारे दल का हिस्सा हो, राघव ने सीधे तौर पर कहा। हम मिलकर इस परिवार की रक्षा करेंगे। दीपिका ने अपने होठों को भींच लिया, फिर जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें नम थीं। उसने राघव को सिर हिलाकर सहमति दी। ठीक है, धन्यवाद कैप्टन राघव। अभी के लिए जुबिन और बच्चों का ख्याल रखो। अपनी बाकी टीम से कहो कि वे नए गियर उपकरणों के अभ्यस्त हो जाएं। हम पोलर नाइट को पार करने वाले हैं। चीजें इतनी आसानी से नहीं बदलेंगी। समझ गई। ब्रिजेश और दीपिका के साथ अपनी बातचीत पूरी करने के बाद राघव को आखिरकार ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने से एक भारी बोझ उतर गया हो। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इन्फिनिट ट्रेन को एक बड़ा अपग्रेड मिलने वाला था, न केवल हथियारों का बल्कि इंटेलिजेंस सिस्टम और ड्राइव यूनिट्स का भी। उसने समय देखा। सुबह के 5 बज चुके थे, इसलिए वह वस्तुओं को दिवावर हड़पने के लिए तुरंत जीरो एलिमेंट सेंटर लौट आया। दिवावर सफल। मैकेनिकल सोर्स जोड़ 10, मैकेनिकल दिवावर स्किल प्रोफिशिएंसी जोड़ 5, दिवावर सफल। मैकेनिकल सोर्स जोड़ 1, 5, मैकेनिकल दिवावर स्किल प्रोफिशिएंसी जोड़ 6, दिवावर सफल। मैकेनिकल सोर्स जोड़ 20, मैकेनिकल दिवावर स्किल प्रोफिशिएंसी जोड़ 8। निगरानी हॉल के भीतर राघव ने वह सब कुछ छान मारा जो उसे मिल सकता था। जो कुछ भी थोड़ा बहुत उपयोगी था, उसने ले लिया। उन सभी को सोर्स मटेरियल और मैकेनिकल पॉइंट्स में बदल दिया। एक बार जब उसने निगरानी हॉल को पूरी तरह साफ कर दिया, तो उसने पहले से ही निष्क्रिय हो चुके सर्वाइवल पॉड्स को स्थानांतरित करने के लिए रोबोटिक आर्म का संचालन किया। फिर कांच की दीवार के माध्यम से उसने उन्हें हड़पना शुरू कर दिया। दिवावर सफल। मैकेनिकल सोर्स जोड़ 3, मैकेनिकल दिवावर स्किल प्रोफिशिएंसी जोड़ 1। प्रत्येक पॉड को हड़पने के बाद वे भूरे रंग की राख में बदल गए। देखते ही देखते अंदर के शरीर, जिनमें टूटे हुए कवच धागों के अवशेष भी शामिल थे, सीधे हाइव सेंटर के आधार में गिर गए। पुरुष और महिलाएं लगभग सभी 40 से ऊपर के थे, जिनके शरीर लगभग पौधों जैसी विकृतियों में बदल चुके थे। एक लापरवाही भरी छुअन और उनके अंग उनके फटे हुए सीने से बाहर गिर जाते, फिर भी खून की एक बूंद नहीं थी। ये भयावह था। इन सर्वाइवल पॉड से बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। लगभग 6 से 7 घंटों में राघव ने सैकड़ों पॉड्स को साफ कर दिया था। उसके मैकेनिकल सोर्स पॉइंट्स लगभग 2000 तक बढ़ गए। यह एक पूर्ण दावत की तरह था। लंबे संघर्ष के बाद राघव पूरी तरह से संतुष्ट महसूस कर रहा था। ये पहली बार था जब उसने जमीन के नीचे वास्तव में सुरक्षित महसूस किया था। अगर डार्क इन्वेजन और डार्क मार्क का खतरा न होता तो भूमिगत रहना वाकई में एक ठोस योजना हो सकती थी। तभी वह रुका। उसे अंडरग्राउंड सिटी नंबर 9 का वह अज्ञात भूमिगत जीव याद आया, और उसने तुरंत अपना सिर झटक दिया। धत तेरे की, मैं उस चीज के बारे में लगभग भूल ही गया था। भाड़ में जाए यह जमीन के नीचे रहना। तभी कम्युनिकेटर के माध्यम से की आवाज गूंजी। राघव, जल्दी यहाँ आओ, यह महिला अभी अभी होश में आई है। सुमी ने तुरंत अपना काम छोड़ा और सेकेंडरी मॉनिटरिंग रूम के दूसरी ओर भागी। की राघव और रिया सहित बाकी सभी लोग सुमी द्वारा बनाए गए आइसोलेशन पॉड के चारों ओर जमा हो गए थे। अंदर मौजूद महिला को थोड़ी बहुत चेतना वापस मिल गई थी। वह लड़खड़ाते हुए पॉड से बाहर निकली और फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखें डर के मारे एक एक करके सबको देख रही थीं। तभी वह अचानक चिल्ला उठी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह हिंसक रूप से कांपने लगी। उसकी आंखें अपनी पुतलियों में पागलों की तरह घूम रही थीं। फिर अचानक वह घुटनों के बल बैठ गई और पागलों की तरह चिल्लाते हुए अजीब हरकतें करने लगी, जैसे वह अपनी जान बचाने के लिए खुद को समर्पित कर रही हो। मुझे मत मारो, जो चाहो करो, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। जल्दी करो, जल्दी। ये देखकर हर किसी के चेहरे का रंग उड़ गया। महिला का हाइबरनेशन सूट सर्जिकल कपड़ों की 2 पतली चादरों जैसा था, जिसने बमुश्किल ही उसके शरीर को ढका था। उस अजीब मुद्रा और उसकी हरकतों ने दृश्य को जितना विचित्र बनाया था, उतना ही वह अश्लील भी लग रहा था। ब्रिजेश, लिली और अमीन एक दूसरे को सन होकर देखने लगे। राज और सुमी के चेहरे पर भी अजीब से भाव थे।
कीकी ने गहरी त्योरी चढ़ाई और तुरंत एक हाथ से राघव की आंखों को ढक लिया, जबकि अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके उस महिला को उसके लबादे में लपेटकर हवा में लटका दिया। वह महिला सुहृदता हवा में हाथ पांव मारते हुए चीख रही थी। राघव ने गौर किया कि उसकी त्वचा भूतों जैसी सफ़ेद थी, लेकिन उसकी आंखें वे खून की तरह लाल और बीमार लग रही थीं। रिया शांत रही, उसने अपने हाथ जेब में डाले हुए थे। ऐसा लगता है कि लंबे समय तक कवक के कारण हुए मतिभ्रम की वजह से यह एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, बिल्कुल वैसा ही जैसा किसी जहर के प्रभाव में होता है। लेकिन हमने पुष्टि कर ली है कि वह अभी भी इंसान है, उसके शरीर में कोई कवक परजीवी नहीं है। उसने जरूर किसी प्रकार की आइसोलेशन तकनीक का उपयोग किया होगा। सुहृदता, कीकी ने उसे पुकारा। अपना नाम सुनकर महिला सहम गई। उसकी सांसें धीमी हुईं और उसकी आंखों का डर धीरे धीरे स्पष्टता में बदलने लगा। उसने कीकी को देखा, उसके चेहरे पर डर, फिर उलझन और फिर अचानक कुछ याद आने के भाव आए। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। तुम कृति हो। कीकी के चेहरे के भाव ठंडे रहे। मैं ही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहृदता की निगाहें कीकी के चेहरे पर टिक गईं। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या चल रहा है। फिर दूसरों को देखकर वह बेचैनी से बोली, ससमय क्या हुआ है? क्या दुनिया अब सुरक्षित है? कीकी ने अपनी आंखें घुमाईं। बिल्कुल सही समय पर जागी हो। हम पोलनाइट के बीचों बीच फंसे हैं। तुम्हारे सिर के ठीक ऊपर राक्षस पार्टियां कर रहे हैं। जेमिनाई सेड। क्या? सुहृदता ने हाँफते हुए कहा, अविश्वास में अपने आसपास देखते हुए। फिर उसकी निगाहें हाइव सेंटर की ओर गईं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था, जब सब खत्म हो जाएगा तो हम जाग जाएंगे। बस एक पल की बात है। अगर हम मर भी गए तो वह एक सपना होगा। क्यों? जैसे ही वह बोली, उसकी नज़र सर्वाइवल पॉड की ओर वापस गई। वह अचानक चीख उठी और हिंसक रूप से छटपटाने लगी। नहीं, मुझे जागना नहीं था। नहीं। राघव और कीकी ने एक दूसरे की ओर देखा। कीकी इशारा समझ गई और उसने उस पर दबाव डाला। हे, मुझे जवाब दो, तुम यहाँ क्यों हो? सुहृदता ने अपनी आंखें झपकाईं। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह एक अजीब शक्ति के कारण हवा में लटकी हुई है और चारों ओर कॉम्बैट सूट पहने हथियारबंद लोग खड़े हैं। माहौल निश्चित रूप से दोस्ताना नहीं था। तभी उसे सब समझ आ गया। उसने घबराहट में कीकी की ओर देखा और चिल्लाई, कृति, मैं तुम्हारी चाची हूँ। मुझे बचाओ, कृपया। उन्हें मुझे मारने मत दो। कीकी ने उसे नीचे गिरा दिया। सुहृदता जमीन पर जोर से गिरी। उसके पैर खड़े होने के लिए बहुत कमजोर थे। वह अपने कूल्हों के बल गिरी। कृति, कृपया मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी चाची हूँ, याद है? वह पूरी तरह से डर से घिरी हुई थी, कीकी की ओर रेंगते हुए। उसे ये भी होश नहीं रहा कि वह अभी भी अधनंगी स्थिति में है। बज़, सुमी ने हाथ उठाया। एक सफ़ेद भाला उसकी ओर उड़कर आया और उसने उसे पकड़ लिया और उसे ब्रिजेश के चेहरे की ओर तान दिया ताकि उसे पीछे हटने से रोक सके। ये निश्चित रूप से वही है जिसके बारे में तुमने 8वीं बार पूछा था, जीगुई ने ठंडे स्वर में कहा। जेमिनाई सेड। अध्याय 301, अल्फा स्क्वाड ग्रुप। मैं बोलूँगी, मैं सब बता दूंगी, बस मुझे मारना मत। आप जो जानना चाहते हैं मैं सब बता दूंगी, कृपया मुझे मत मारिए। राघव की डरावनी मौजूदगी ने सुहृदता के चेहरे को मौत की तरह पीला कर दिया था। आखिरकार उसे अपनी जान के खतरे का एहसास हुआ और वह हड़बड़ाकर बोली, वह क्रिम्सन वर्ल्ड नाम का संगठन था जो हमें यहाँ लाया था। उन्होंने कहा था कि यह जगह एक क्वासी डिजिटल चेतना से जुड़ सकती है, कि हम डार्क इन्वेजन से बच सकते हैं और ध्रुवीय रात के दौरान सुरक्षित और खुशी से छिप सकते हैं और कयामत के खत्म होने का इंतजार कर सकते हैं। तुम लोग, राघव ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। तुम्हारे अलावा और कौन? मेरे पति, वह चिल्लाई, जैसे उसे अचानक कुछ याद आया हो और वह मदहोश अवस्था में उस छत्ते जैसे केंद्र के चारों ओर देखने लगी। मेरे पति, वे कहाँ हैं? सुहृदता की मानसिक स्थिति बेहद अस्थिर थी। वह स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो रही थी और पागलों की तरह तलाश कर रही थी। सौभाग्य से कुछ उत्तरजीविता की प्रवृत्ति अभी भी बाकी थी, जो उसे बोलने लायक होश में रखे हुए थी। लंबे समय तक सुप्तावस्था में रहने के कारण उसका शारीरिक समन्वय लगभग नष्ट हो गया था। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन बार बार गिरती रही, यहाँ तक कि उसकी दिशा का बोध भी गड़बड़ा गया था। उसके खंडित स्पष्टीकरण से राघव को पता चला कि सुहृदता यहाँ अपने पति महेश और उनके विक्रम परिवार के कई रिश्तेदारों के साथ इस परियोजना में शामिल होने आई थी। क्रिम्सन वर्ल्ड के वरिष्ठ सदस्यों के रूप में उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त उपचार मिला था।
उन्हें फंगल नेटवर्क और जीरो एलिमेंट प्लान के बारे में क्रिम्सन वर्ल्ड के विचारों से परिचित कराया गया था और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक प्रयोग में भाग लिया था जहां उन्हें अस्थायी रूप से इल्यूजन स्पोर्स भ्रम पैदा करने वाले बीजाणु के संपर्क में रखा गया था, जिससे उन्होंने एक स्वप्निल चेतना में प्रवेश करने के असली आनंद का अनुभव किया था। जीरो एलिमेंट प्लान का लक्ष्य विशेष जैविक अलगाव उपकरणों से लैस जीवन रक्षक पॉड्स का उपयोग करना था ताकि टेंडर मायोसेलियम कोमल कवक जाल तक अस्थायी पहुंच बनाई जा सके, जिससे चेतना को फंगल नेटवर्क से जोड़ा जा सके। इसने लोगों को खुशी और आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त करने की अनुमति दी और साथ ही भूमिगत ध्रुवीय रात के संक्रमण से भी बचाया। पूरा जीरो एलिमेंट सेंटर स्वचालित था, जो पूर्ण गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करता था। मस्तिष्क पर अत्यधिक भार और अनियंत्रित कवक फैलाव को रोकने के लिए अलगाव उपकरण कवक नेटवर्क के गतिविधि स्तरों के आधार पर समय समय पर संबंध को काट देता था। समस्या ये थी कि 9 घंटे का न्यूरल ओवरलोड भी साधारण लोगों की सहनशक्ति से बाहर था। पॉड्स का लाइफ सपोर्ट सिस्टम उन्हें बचा नहीं सका। हर चक्र में लोग मर रहे थे। क्रिम्सन वर्ल्ड ने बहुत पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, लेकिन डिसइंफेक्शन वंशगुट के शब्दों में इस तरह की मौत असली मौत नहीं थी। उनका मानना था कि चेतना को सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया गया है, जो फंगल नेटवर्क के अंदर शाश्वत रूप से जीवित है। अंधेरा बीत जाने के बाद इसे एक क्लोन किए गए शरीर में फिर से डाउनलोड किया जा सकता है और पुनर्जन्म लिया जा सकता है, यहाँ तक कि युवावस्था में भी वापस लौटा जा सकता है। इसलिए इन क्रिम्सन सदस्यों के लिए, चाहे वह कयामत के बाद पुनर्जन्म हो या चेतना के माध्यम से शाश्वत जीवन, यह अंतिम पलायन था। यही कारण था कि अंदर लेटे हुए अधिकांश लोग 40 वर्ष से अधिक आयु के थे। उन्होंने कहा था, यहाँ के कवक इंसानों की तुलना में जीवन का एक उच्च रूप हैं। सुहृदता हकलाते हुए बोली, उसकी आवाज़ कांप रही थी और उसकी आंखें घबराहट में राघव की ओर देख रही थीं। अगर आपका मस्तिष्क नेटवर्क से जुड़ जाता है तो आप डार्क इन्वेजन से सुरक्षित रहेंगे और भयानक संस्थाओं से प्रतिरक्षित होंगे। इसीलिए यहाँ किसी कर्मचारी को अनुमति नहीं है। ये वातावरण को साफ रखने और फंगल नेटवर्क के साथ सद्भाव में सह अस्तित्व बनाए रखने के लिए है। जेमिनाई सेड, सह अस्तित्व, राघव उपहास करते हुए बोला, और लोग वास्तव में इस तरह की बकवास पर विश्वास कर लेते हैं। सुहृदता ने उस कंबल को और कसकर लपेट लिया जो ब्रिजेश ने उसे दिया था और बड़बड़ाए। उन्होंने कहा था कि यहाँ कई सुरक्षा उपाय हैं। एआई हमें आराम देने और जीवित रखने के लिए नियमित रूप से नेटवर्क को स्वचालित रूप से काट देगा। और बैकअप योजना, अगर हम मर भी गए तो भी हमारी चेतना नेटवर्क में जीवित रहेगी, हमेशा के लिए। और खुशी खुशी भी। उसकी पुतलियां फर्श को घूरते हुए भटक रही थीं, जैसे वह किसी गहरी लालसा में हो। हम सब ने इसे आजमाया था। उस चेतना के भीतर आप जो कुछ भी चाहते हैं वह आपके पास होता है। धन, स्वतंत्रता, सेक्स, शक्ति, स्वाद, सुगंध, संवेदनाएं, हर सुंदर एहसास। ये किसी ड्रग्स के नशे या मतिभ्रम जैसा नहीं था। ये बिल्कुल असली लगता था, जैसे कि वही असली दुनिया हो। लेकिन क्या ये फिर भी सिर्फ एक कल्पना नहीं है? कीकी ने भौहें सिकुड़ीं। तुम्हारा शरीर अभी भी वहीं पड़ा है, कुछ भी नहीं बदला है। हाँ, महेश ने अचानक दबी हुई आवाज में प्रतिवाद किया, यह एक ही बात है। हम जो कह रहे हैं वह सही है। जीवन शरीर के बारे में नहीं है, ये चेतना है। बाहर की दुनिया में आप जो महसूस करते हैं और फंगल नेटवर्क में जो महसूस करते हैं, उसमें क्या अंतर है? कोई नहीं। 60-80 साल की संवेदनाएं, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, अब आप उन्हें वास्तविकता में भी महसूस नहीं करेंगे। तो अगर आप वह जीवन नहीं जी सकते जिसमें सब कुछ हो, तो इस कयामत के साए में डरकर क्यों जीना और ध्रुवीय रात से क्यों घबराना? भले ही दुनिया तबाह हो जाए, आपका मन हमेशा जीवित रहता है। बाकी लोग तो वे हैं जो वास्तव में मर चुके हैं। तो उस मोड़ पर वास्तव में जीवित कौन है और मृत कौन? वास्तविकता क्या है और भ्रम क्या? लेकिन तुम जानते हो कि यह केवल मस्तिष्क द्वारा बनाया गया एक मतिभ्रम है। ये सच कैसे हो सकता है? राघव प्रतिवाद किए बिना नहीं रह सका। और कौन कहता है कि यह सच नहीं है? महेश ने तुरंत पलटवार किया। बौद्धों ने कहा है, एक बालू के कण में एक दुनिया, एक पत्ते में बोधि। शायद तुम्हारा नीला ग्रह, तुम्हारी आकाशगंगा, किसी ब्रह्मांडीय प्राणी के मन की केवल एक तंत्रिका है। शायद तुम्हारा पूरा जीवन उसके मस्तिष्क में विचार की एक चमक मात्र है। क्या कभी ऐसा सोचा है? महेश जितना अधिक बात कर रहा था, उसकी वाणी उतनी ही धीमी होती जा रही थी। उसकी आंखों के कोनों में खून की लाल नसें फट गईं, उसकी नाक से खून टपकने लगा, जिससे उसके पीछे का कंबल गहरा लाल हो गया। ये देखकर विक्रम परिवार के सदस्य असहज दिखने लगे। उन्हें डिजिटल लाइफ प्रोहिबिशन एक्ट, डिजिटल जीवन निषेध अधिनियम के बाद छिड़ी वैश्विक बहसें याद आ गईं। जीवन का वास्तव में क्या अर्थ है, इस पर दार्शनिक उथल पुथल कभी नहीं रुकी थी।
डिजिटल जीवन के समर्थकों का मानना था कि चेतना न कि शरीर अस्तित्व का सार है। जब तक मन जीवित है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह रोबोट में है, कंप्यूटर टर्मिनल में या इंटरनेट पर तैर रहा है। उनके लिए डिजिटल अमरता जीवन विस्तार का अंतिम रूप था। लेकिन निषेध पारित होने का मुख्य कारण दार्शनिक नहीं था। वह इसलिए था क्योंकि हम ये निर्धारित नहीं कर सके कि क्या डेटा सिम्युलेटेड चेतना में वास्तव में मानव मस्तिष्क की तरह पुनरावर्ती विचार संरचना होती है। दूसरे शब्दों में, हम ये सत्यापित नहीं कर सके कि वह वास्तविक जीवन था या केवल मौलिक रूप से अलग नैतिकता वाला एक उन्नत एआई। कैप्टन रिया ने शांति से अपना टर्मिनल राघव की ओर घुमाया। सरल शब्दों में कहें तो, किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि हम मान भी लें कि यह कवक जाल एक जैविक सुपरकंप्यूटर की तरह काम करता है, तो भी एक इंसान की पूरी चेतना, उसकी यादें और व्यक्तित्व का डेटा इतना विशाल होता है कि उसे स्थानांतरित करने के लिए जिस बैंडविड्थ और ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वह इन पॉड्स की क्षमता से कहीं अधिक है। रिया ने आगे समझाया, डेटा अपलोड होने का दावा केवल एक धोखा है। वास्तव में, जब मस्तिष्क की कोशिकाएं मरती हैं, तो वे विद्युत संकेत देना बंद कर देती हैं। कवक केवल उन संकेतों की नकल कर सकता है या उन्हें उत्तेजित कर सकता है, लेकिन वह आत्मा या चेतना को सहेज कर नहीं रख सकता। जिसे वे शाश्वत जीवन कह रहे हैं, वह वास्तव में केवल मस्तिष्क के मृत होने से पहले का एक अंतिम, अनंत मतिभ्रम मात्र है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। सुहृदता पागलों की तरह कांच पर हाथ मारने लगी। वह जीवित है, मैंने उसे देखा है, हम एक साथ थे। राघव ने ठंडी नज़रों से उस छत्ते जैसे केंद्र को देखा। उसे अब समझ आ रहा था कि क्रिम्सन वर्ल्ड ने कितनी चालाकी से धर्म, दर्शन और अधूरी तकनीक का घालमेल किया था। उन्होंने अमीर लोगों के मौत के डर को एक उत्पाद बना दिया था। ब्रिजेश, राघव ने धीमी आवाज में कहा, महेश का क्या स्टेटस है? ब्रिजेश ने टर्मिनल पर कुछ और बटन दबाए। पॉड 9110, इसके वाइटल्स अभी भी चल रहे हैं, लेकिन बेहद कमज़ोर हैं। ब्रेनवेव एक्टिविटी 99% सिनक्रोनाइजेशन पर है। वह पूरी तरह से फंगल नेटवर्क के अंदर डूबा हुआ है। अगर हमने उसे अभी बाहर निकाला, तो शॉक की वजह से उसका दिमाग तुरंत जवाब दे सकता है। कृति, प्लीज। सुहृदता कीकी के पैरों के पास गिर गई। उसे बचा लो, कम से कम उसे तो बाहर निकालो। कीकी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। वह इस स्थिति की विडंबना को देख पा रही थी। दुनिया का सबसे अमीर परिवार, जो कल तक पूरी मानवता का भाग्य तय करने की ताकत रखता था, आज एक अंधेरी सुरंग में कवक के धागों से बंधा हुआ अपनी जान की भीख मांग रहा था। राघव, कीकी ने धीमी आवाज में पूछा, क्या हम वास्तव में उन्हें निकाल सकते हैं, या वे पहले ही जा चुके हैं? राघव ने कांच की दीवार के पीछे उन चमकते हुए नीले पॉड्स को देखा। निकालना तो मुमकिन है, लेकिन क्या जो बाहर आएगा वह अभी भी वही इंसान होगा, या सिर्फ एक खाली शरीर? रिया ने आगे विस्तार से बताया, यह माइसेलियम, जो डार्क फंगी की एक प्रजाति है, एक अज्ञात जैविक तर्क पर काम करता है। मैं तुम्हें एक सरल उदाहरण देती हूँ। मूल डिजिटल जीवन परियोजना क्वांटम कंप्यूटर पर निर्भर थी ताकि तंत्रिका नेटवर्क का अनुकरण किया जा सके, जिससे चेतना के डेटा को अपलोड और शाश्वत जीवन के लिए क्वांटम बिट्स में संकुचित किया जा सके। क्वांटम लॉजिक 0 रैंगल या 1 रैंगल पर काम करता है। पारंपरिक कंप्यूटर 0 और 1 का उपयोग करते हैं, लेकिन दोनों ही तरीके मानव तर्क प्रणालियों पर आधारित हैं। वह रुकी। तो अगर एक फंगल नेटवर्क को इसी तरह काम करना है, तो उसे मानव मस्तिष्क की तंत्रिका संबंधी तार्किकता के अनुकूल होना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ओह हाँ, कीकी ने सिर हिलाया। तुम कह रही हो कि ये परजीवी चीजें हम इंसानों से अलग ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलती हैं। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ मेरा तर्क है, रिया ने स्वीकार किया। मेरी सोच मेरी मानवता और मेरी शिक्षा तक सीमित है। एबिलिटीज जीवन के उच्च रूपों को छू सकती हैं, इसलिए हो सकता है कि मेरा तर्क सही न हो। लेकिन व्यवहारिक रूप से बोलूं तो एक और अनुमान है। उसने जो देखा अपने बेटे को, वह उसके अपने मस्तिष्क द्वारा बनाया गया एक मतिभ्रम हो सकता है। हमने पहले भी ऐसा देखा है, इसलिए इसे समझना कठिन नहीं है। जेमिनाई सेड। राघव ने सिर हिलाया, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। हाँ, मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कह रही हो। तभी ब्रिजेश अपने टर्मिनल की जांच करते हुए फिर से बोला, कुछ गड़बड़ है। मैंने कई बार खोजा, मेसन के अलावा यहाँ वेन नाम का कोई और सदस्य लिस्ट में नहीं है। महेश का नाम सिस्टम में कहीं भी नहीं है। क्या? ये सुनकर सुहृदता में अचानक खड़े होने की शक्ति आ गई। वह ब्रिजेश की ओर झपटी, उसके हाथों से डिवाइस छीन ली और पागलों की तरह स्क्रॉल करने लगी। उसने एक एक करके हर नाम की जांच की। उसके पति का कहीं पता नहीं था। धीरे धीरे उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसकी उंगलियां जम गईं। वह स्तब्ध होकर फर्श पर गिर पड़ी और बड़बड़ाने लगी, असंभव,
कीकी ने अपनी टेलीकिनेसिस का उपयोग करके डिवाइस वापस ले ली और उसे राघव को थमा दिया। राघव ने उस पर नज़र डाली और उसे कुछ समझ आया। लगता है कि तुम्हारे पति को उस परफेक्ट अमरता की योजना पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। सुहृदता कांपते हुए उसकी ओर मुड़ी। तुम क्या कहना चाह रहे हो? बाकी सब तुरंत समझ गए। एक संभावना ये थी कि महेश एन वक्त पर घबरा गया और पीछे हट गया। दूसरी, उसने ये सब पहले से ही प्लान किया था, अपनी पत्नी और बेटे को यहाँ किसी ऐसे कारण से भेजा जो केवल वही जानता था। सुहृदता मूर्ख नहीं थी, भले ही उसका दिमाग धुंधला था, उसे पहुंचने के बाद की बातें याद थीं। उसने सोचा कि उसका पति कितना शांत और उदासीन था, जिज्ञासु नहीं, उत्साहित नहीं, उन लोगों की तरह नहीं जो उत्सुकता से शाश्वत जीवन के बारे में अटकलें लगा रहे थे। और अब सिस्टम में उसका कोई रिकॉर्ड न होने से सब कुछ साफ हो गया था। उसकी पहले की घबराहट और तनाव गायब हो गया। वह एक भूत की तरह सफ़ेद पड़कर गिर गई। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वह सबके सामने इस अवस्था में है, वह बस अविश्वास और हताशा में खो गई थी। राघव ने आह भरी कीकी की ओर देखा और धीरे से पूछा, ये तुम्हारी परिचित है? अब क्या करना है ये तुम पर निर्भर है। कीकी की पिछली बातों से पता चला था कि यह महिला दुष्ट नहीं थी। किसी तरह कवक के खोल से बच निकलना और फिर भी शाश्वत जीवन के सपने देखना, वह एक दयनीय पात्र थी। यदि वह कोई अजनबी होती तो राघव उसे शायद डॉन सेंटर की ओर जाने वाले उत्तरगामी उत्तरजीवी काफिले को सौंप देता, भाग्य को फैसला करने देता। लेकिन चूंकि वह कीकी की रिश्तेदार थी, इसलिए उसने पूछना ही सही समझा। कीकी ने सिर हिलाया लेकिन एक अजीब भाव से राघव की ओर देखा। इसे बचाना आसान है, लेकिन क्या तुम ये जानने के लिए उत्सुक नहीं हो कि वह यहाँ क्यों आई? हरिपुर में वेन परिवार के साथ क्या हुआ? राघव ने आंखें झपकाईं। धत्तेरे की, उसने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? कीकी हमेशा तेज थी, हमेशा अपने परिवार की संपत्ति के बारे में सोचती थी। शांति के समय में वह एक आदर्श पत्नी होती। उस संक्षिप्त अंतराल के बाद राघव ने सुहृदता के लिए वाहन से गर्म पानी और कपड़े मंगवाए। ब्रिजेश और अन्य लोग अंदर की स्थिति संभालकर सुरंगों में गश्त करने चले गए। राघव, कीकी और कुछ अन्य लोगों को पीछे छोड़ गए। सुहृदता प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं थी। उसने कपड़ों या पानी को छुआ तक नहीं। कीकी ने एक गहरी सांस ली, पास जाकर कहा, हे, हम अभी भी ध्रुवीय रात के बीच में हैं। खतरा किसी भी पल आ सकता है। अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हें बचाएं, तो कम से कम थोड़ा सहयोग करो। यहाँ इस तरह बैठे रहने से किसी की मदद नहीं होने वाली। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा भावशून्य। उसने अपना सिर झुका लिया, उसकी आंखें नीरस थीं। ये सिर्फ मांस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन पॉड्स में लेटे हुए पुरुष और महिलाएं सब एक जैसे ही दिखते हैं। फिर उसने धीरे से अपना सिर उठाया और कीकी के चेहरे को देखा। एक लंबी खामोशी के बाद वह बोली, हम सब ने सोचा था कि तुम और तुम्हारे पिता मर चुके हैं, कृति। चाची के पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ एक सलाह है, उस वेन परिवार से सावधान रहना। मैं वेन नाम का उपयोग भी नहीं करती। मेरा आखिरी नाम शॉ है। कीकी ने तुरंत पलटवार किया। सुहृदता ने नीचे रखे कपड़ों और पानी की ओर देखा, उसकी आंखों में एक अजीब हलचल थी। मुझे पता है कि तुम्हें वेन परिवार की परवाह नहीं है, लेकिन ये तथ्य कि तुम उस विमान दुर्घटना में जीवित बच गई, शायद ये नियति है। कीकी की भौहें तन गईं, वह तुरंत सतर्क हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है? सुहृदता ने एक गहरी सांस ली। मुझे बहुत कुछ तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे पिता के साथ हुई उस घटना के बाद तुम्हारी चाची और अन्य लोगों ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी थी, मुझे लगता है शायद उन्हें पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। किनारे खड़े राघव की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। वह आगे बढ़ा और पूछा, तुम कह रही हो कि उसके पिता को फंसाया गया था? सुहृदता ने सिर हिलाया। मैं यकीन से नहीं कह सकती। सर्वनाश के दिन से पहले कृति के पिता के पास परिवार का पूरा अधिकार था। आने वाले कयामत के समय में परिवार की नियति उनके हाथ में थी। उन्होंने फेडरेशन और फीनिक्स दोनों के साथ निर्माण और समुद्री व्यापार संसाधनों का लाभ उठाया। सरफेस सिटी प्रोजेक्ट के अलावा वह 50,000 टन के अनाज के मालवाहक जहाज़ों को डॉन सिटी की ओर मोड़ने की योजना बना रहे थे, ताकि उनके बदले फेडरेशन का एक प्रमुख जहाज मेसन और पानी के नीचे से भागने के लिए एक पूरा एस्कॉर्ट बेड़ा प्राप्त किया जा सके। वह रुकी और उन्होंने नॉइजी सिटी के साथ मिलकर हरिपुर के रेल औद्योगिक केंद्र में एक इटर्नल क्लास डूम्सडे ट्रेन को रेट्रोफिट सुसज्जित करने के लिए साझेदारी भी की थी। इसका उद्देश्य परिवार को अंतर्देशीय डॉन सेंटर की ओर ले जाना था। धत्तेरे की, सरफेस सिटी, समुद्री रास्ता और जमीन पर चलने वाली ट्रेन, सारे अंडे कई टोकरियों में रख दिए। राघव ने विस्मय में बुदबुदाया।
ये कहना ही होगा अल्फा स्क्वाड ग्रुप उन चुनिंदा लोगों में से एक था जिन्हें पहले से जानकारी थी। सर्वनाश के दिन के बाद दुनिया की शीर्ष 700 कंपनियों में से अधिकांश की संपत्ति साफ हो गई थी। पैसा अब पैसा नहीं रह गया था, लेकिन कुछ निगम जीवित बच गए थे। जेमिनाई सेड, फेन ग्रुप की तरह ही जिसके पास सिल्वर स्टार और टैमनी जैसे बड़े नाम थे, अल्फा स्क्वाड ग्रुप ने भी समय रहते खुद को ढाल लिया था। जहां फेन ग्रुप लॉजिस्टिक्स, मशीनरी और ऊर्जा पर राज करता था, वहीं अल्फा स्क्वाड ने निर्माण और समुद्री शिपिंग में अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली थीं कि उनके बिना फेडरेशन की उत्तरजीविता की योजनाएं अधूरी थीं। कीकी के पिता ने आपदा के समय में जो दूरदर्शिता दिखाई, वह वाकई में काबिले तारीफ थी। सरफेस सिटी प्रोजेक्ट फेडरेशन की इस प्रमुख रणनीति में शामिल होकर उन्होंने न केवल अपनी कंपनी को सुरक्षित किया, बल्कि सरकारी फैसलों में भी अपनी जगह बना ली। समुद्री बेड़ा, उनके पास 410 से अधिक जहाज थे। कयामत के उस दौर में जहां ईंधन और अनाज के लिए दंगे हो रहे थे, 50,000 टन क्षमता वाला एक जहाज किसी खजाने से कम नहीं था। सुरक्षा बल, अपनी निजी सेना होने के कारण उन्हें सरकारों से मोलभाव करने के लिए जबरदस्त लीवरेज मिला हुआ था। राघव ने कीकी की ओर देखा। तुम्हारे पिता ने सब कुछ इतनी बारीकी से प्लान किया था। जमीन, समुद्र और शहर, तीनों मोर्चों पर तैयारी। ऐसे व्यक्ति का विमान दुर्घटना में मारा जाना, अब मुझे भी यह महज एक इत्तेफाक नहीं लग रहा। सुहृद्रता ने सिर हिलाया। यही तो बात है। दुर्घटना के बाद परिवार के अंदर सत्ता की जो लड़ाई शुरू हुई, वह किसी युद्ध से कम नहीं थी। महेश और बाकी भाइयों ने तुरंत उन जहाज़ों और इटर्नल क्लास ट्रेन पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। लेकिन एक समस्या थी। उसने कीकी की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे पिता ने सबसे महत्वपूर्ण बायोमेट्रिक एक्सेस की और मैकेनिकल कोड डेटा को लॉक कर दिया था। वे जानते थे कि अगर उनके साथ कुछ हुआ तो परिवार के भूखे भेड़िए सब कुछ बर्बाद कर देंगे। उन्होंने वह चाबी कहीं छिपाई थी, या शायद वह किसी ऐसे इंसान के पास थी जिसे वे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। कीकी की मुट्ठी भिंच गई। उसे याद आया कि दुर्घटना से ठीक पहले उसके पिता ने उसे एक विशेष पेंडेंट दिया था, जिसे उसने कभी अपनी गर्दन से अलग नहीं किया था। सुहृद्रता की इस बात ने कमरे में सन्नाटा खींच दिया। राघव और कीकी एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के दिमाग में एक ही बात कौंध रही थी, गद्दारी। क्या? कीकी की आवाज में गुस्सा और अविश्वास दोनों थे। मतलब सर्वनाश शुरू होने से पहले ही वे लोग पीठ पीछे साजिश रच रहे थे। सुहृद्रता ने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया और एक घूंट भरा। हाँ, तुम्हारे पिता एक विशनरी दूरदर्शी थे। वे मेहनत और संसाधनों के दम पर दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आरती और महेश, उन्हें क्रिम्सन वर्ल्ड का आसान रास्ता पसंद आ गया। उन्हें लगा कि इतनी मेहनत करके जहाज और ट्रेन बनाने से बेहतर है कि अपनी चेतना को एक सुरक्षित नेटवर्क में अपलोड कर दिया जाए। राघव ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तो आरती वेन ने सिर्फ सत्ता के लिए तुम्हारे पिता को रास्ते से नहीं हटाया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह उन महंगे प्रोजेक्ट्स को बंद कर सके और सारे संसाधनों का इस्तेमाल अपनी खुद की अमरता और काउंसिल में सीट खरीदने के लिए कर सके। सुहृद्रता की आंखों में अब पश्चाताप के आंसू थे। उसने महेश को भी फुसला लिया। उसने कहा कि हमें यहाँ इस हाइव में शाश्वत सुख मिलेगा। और देखो, मेरे पति ने मुझे और मेरे बेटे को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया और खुद का कहीं नाम तक नहीं है। शायद वह आरती के साथ कहीं सुरक्षित है, या शायद उसने हम सबको धोखा दिया। आरती वेन, कीकी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में अब वह शरारती चमक नहीं, बल्कि एक ठंडी आग थी। उसे लगा कि वह मेरे पिता की मेहनत को दान कर देगी और खुद रानी बनकर रहेगी। वह भूल गई कि मेरे पिता का खून मेरी रगों में भी दौड़ रहा है। राघव ने कीकी के कंधे पर हाथ रखा। शांत हो जाओ, अब हमें पता है कि हरिपुर में हमारा मुकाबला किससे है। वह इटर्नल क्लास ट्रेन अगर आधी भी बन चुकी है तो वह हमारे इन्फिनिट ट्रेन के लिए सबसे बड़ा अपग्रेड साबित हो सकती है। उसने सुहृद्रता की ओर देखकर पूछा, वह ट्रेन कहाँ है? हरिपुर के कौन से सेक्टर में? सुहृद्रता ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, सेक्टर -7, साउदर्न यार्ड। लेकिन सावधान रहना, वहाँ अल्फा स्क्वाड के वफादार गार्ड्स नहीं, बल्कि आरती के भाड़े के सैनिक और शायद क्रिम्सन वर्ल्ड के लोग पहरा दे रहे होंगे।